हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें आज हमारा लेसन होगा हमारा अतीत। ये क्लास 6 के इतिहास की बुक होगी जिसमें हम पढ़ेंगे। आज से हमारा एक नई सीरीज हमारा अतीत पढ़ा जाएगा और ये सारे कंप्लीट किए जाएंगे बहुत ही जल्द से जल्द, जिससे हम आगे के बुक को कंप्लीट कर सकें और आपका रिवीजन बहुत ही तेज हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करके ही जाएं, जिससे कि अगली नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जल्द से मिले। और इसी के साथ हम एक नया सीरीज भी शुरू करेंगे जिसमें एनसीईआरटी बुक की एनालिसिस चलेगी। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी, तो जिससे हम अपने अध्ययन को आगे और एक नई दिशा दे सकें। इसलिए हम यहाँ से डिटेल में सारी चीज़ों को एक एक करके पढ़ा रहे हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी ज़रूर बजाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से हम एक नया सीरीज जिसमें हम पढ़ेंगे आज से हमारा अतीत। ये इतिहास क्लास 6 की बुक होगी, क्लास 6 की, जिसमें हम पढ़ेंगे। इतिहास हमें अतीत की जानकारी देता है। अतीत को जानना इसलिए ज़रूरी है कि अतीत को जान कर ही हम वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य के लिए निर्माण के लिए सोच सकते हैं। भविष्य के निर्माण के लिए सोच सकते हैं। इतिहास मानव समाज की सामूहिक स्मृति है। यदि कोई समाज अपने इतिहास को नहीं जानता है तो उसकी हालत वैसे ही है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति की उसकी याददाश्त गुम हो चुकी है। अगर वो व्यक्ति इतिहास को नहीं जानता है तो उसकी हालत ऐसे है जैसे उस व्यक्ति की याददाश्त चली गई है। तो हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम सभी समाज में रहते हैं और ये समाज हमारे माता पिता, परिवार, गांव, शहर, देश में या देश से होकर के पूरे विश्व तक फैला है। आपने पढ़ा होगा आज की दुनिया एक वैश्विक गांव है। क्या हमारा समाज सदा से ऐसा ही था? इसका धीरे धीरे विकास हुआ। इस सवाल का जवाब हमें इतिहास से मिलता है। आप ये भी जानते होंगे कि इतिहास का संबंध अतीत के उस काल से है जिसके बारे में हम लिखित साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा अतीत का एक काल वो भी है जिसके बारे में लिखित जानकारी पुस्तकों या रचनाओं में नहीं मिलती है, बल्कि ज़मीन के नीचे दबे पुराने अवशेषों या वस्तुओं, सिक्कों, अभिलेखों में मिलती है। यह काल पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है। बहुत से ऐसे समाज भी हैं, विशेषकर कबायली या जनजातीय समाज हमारे साथ इसी युग में जी रहे हैं, लेकिन उनका इतिहास कभी लिखा नहीं गया। उनके बीच जो किंवदंतियाँ, जिससे किस्से, कहानियाँ, रीति रिवाज प्रचलित हैं, उन्हीं के माध्यम से हम ऐसे समाज का इतिहास जानते हैं। तो आपको ये अंदाज़ा हुआ होगा कि इतिहास को जानने के साधन या स्रोत अनेक प्रकार और विभिन्न प्रकार के हैं। आपको लगता होगा कि हम ये बुक को पढ़ करके सुना रहे हैं। हाँ, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छी और डिटेल में लिखी हुई है। जब आप बुक को समझ जाएंगे तो इसमें मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए बुक को एनालिसिस करके पूरे अच्छे से आप पढ़िए और समझिए, और इससे आपके शब्दों में और आपके विचारों में बढ़ोतरी होगी। आपका शब्दकोश में विकास होगा। इसलिए बुक को पढ़ना डिटेल में बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम ये सीरीज शुरू किए हैं, तो आप यहाँ से ज़रूर पढ़िए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने हित मित्रों को ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्हीं तमाम साधनों और या स्रोतों के आधार पर इतिहास हमें अतीत के बारे में जानकारी देता है। मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसने कैसे साथ मिल करके रहना आरंभ किया, कैसे अपने जीवन की ज़रूरतें पूरी की, कैसे शिकार करके और कंद मूल इकट्ठा करके अपना भोजन पाया, कैसे खेती करना सीखा, गुफाओं से निकलकर मकान बना करके उनमें रहना शुरू किया, कपड़े पहनना आरंभ किया
आग के उपयोग को जानना, औजार हथियार बनाए, दूरस्थ स्थानों तक यात्रा के लिए सवारी का उपयोग सीखा, व्यापार किया, मुद्रा का उपयोग आरंभ किया, राज्यों और साम्राज्यों का गठन किया, उनका शासन चलाने के लिए नियम कानून बनाए, कैसे साम्राज्य संगठित हुए, धीरे धीरे बिखर गए, उत्थान और पतन का चक्र किस प्रकार चलता रहा, इन सब बातों की जानकारी आप इतिहास से प्राप्त करते हैं। आपकी पाठ्यपुस्तक इसी संबंध में आपको जानकारी प्रदान करेगी। सबसे पहले आप इतिहास की पृष्ठभूमि अर्थात उसकी बुनियादी बातों को समझेंगे। किसी भी मानव समाज या समाज का विकास एक निर्धारित स्थान पर होता है। इस विकास में स्थानीय परिस्थितियां, भौगोलिक स्थितियां, पर्यावरण की विशेषताएं सभी का योगदान होता है। कभी आपने विचार किया कि नदी घाटियों में ही आरंभिक सभ्यताओं का विकास क्यों? आरंभिक सभ्यताओं का विकास क्यों हुआ? आप ध्यान देंगे कि नदियों के किनारे ही उपजाऊ भूमि का बाहुल्य था। यहाँ खेतों का काम आसान था, नदियों के रास्ते, व्यापार की सुविधा थी। ऐसे ही अनेक परिस्थितियाँ सभ्यता के विकास में सहायक होती हैं। पर्यावरण हमारे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा को प्रभावित करता है। क्योंकि आप भी भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए भारत में कहाँ कहाँ आरंभिक सभ्यताओं का विकास हुआ और वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या थीं, इसे जानना आपके लिए जरूरी है। फिर आप कालक्रम के संबंध में जानेंगे। इतिहास की प्रक्रिया बहुत लंबे काल तक फैली है। सुविधा के लिए हम इसे छोटे छोटे कालों में बांट देते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है, ये आप जानेंगे। फिर आप ये भी देखेंगे कि अतीत की जानकारी किन साधनों से आप प्राप्त करते हैं। तुलनात्मक रूप से इनका क्या महत्व और उपयोगिता है। तीसरे अध्याय में आप मनुष्य के जीवन के उस चरण के बारे में पढ़ेंगे जब वो संगठित होकर रहने लगा था, अर्थात एक समाज का विकास तो होने लगा था मगर सभ्यता की किरण अभी नहीं फूटी थी। इन मनुष्यों का जीवन सरल था परंतु कठिन भी। कंद मूल जमा करके या शिकार करके ये अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। फिर इन्होंने अपनी सुविधा के लिए पत्थरों के औजार और हथियार बनाने शुरू किए। अब शायद आपको इनका महत्व आसानी से समझ में नहीं आए मगर यह मनुष्य के द्वारा पहला आविष्कार था। उसी तरह आग का उपयोग मनुष्य ने सीखा। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण खोज थी क्योंकि मनुष्य के जीवन में मौलिक परिवर्तन आया। अब अपना खाना पका कर खाने लगा। आग से खुद को ठंड से और जानवरों से बचाने लगा। उसके जीवन का स्तर पहले से उन्नत हुआ। चौथे अध्याय में आप संगठित समाज की जीवन शैली को समझ सकेंगे। खेती तो मनुष्य ने सीख ली थी, अब पशुपालन, व्यापार, यातायात में प्रगति आई। स्थिर और सुखी जीवन ने सोच विचार के लिए अवसर प्रदान किए। जीवन के अर्थ और महत्व को समझने या मृत्युपरांत जीवन की कल्पना करने की क्षमता बढ़ी। मृतकों के दाह संस्कार के तरीके सोचे गए। मिट्टी में शव को गाड़ने की प्रथा चली जिसके साक्ष्य इस युग में मिलने लगते हैं। पांचवें अध्याय में आप हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे और ये वह चरण है जब मनुष्य ने अन्य अर्थों में सभ्य जीवन और आरंभ कर लिया था मगर लिपि विकसित न होने के कारण अपने इतिहास के लिखित साक्ष्य उसने नहीं छोड़े हैं। पुरातत्व या जमीन के नीचे गड़ी वस्तुओं की खोज और अध्ययन से इस संस्कृति की विशेषताएं हम जानते हैं। अब नगरों का विकास हुआ, प्रशासन, तब नगर निर्माण को योजनाबद्ध रूप, व्यापार, कला, धर्म आदि जीवन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य ने एक उन्नत जीवन शैली को अपनाया। इन लोगों को लिपि की भी जानकारी थी। अनेक मोहरों पर उनके लेख मिले लेकिन अभी तक उनको पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका। इसीलिए हमें पुरातात्विक सामग्री पर ही निर्भर करना पड़ता है। छठे अध्याय में आप वैदिक काल के संबंध में पढ़ेंगे। वैदिक युग बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रगति का काल रहा। वेदों की संरचना हुई जो आरंभ में लिखित रूप में नहीं थे, इसीलिए इनके लिए श्रुति शब्द का प्रयोग
होता है। कालांतर में इनको लिखा गया कि हड़प्पा संस्कृति के विपरीत इस चरण के लिए वैदिक सभ्यता शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अब धार्मिक और बौद्धिक रूप से मनुष्य एक उन्नत परिपक्व और सभ्य अवस्था में जा चुका था। विकास का क्रम चलता रहा और पूर्व वैदिक से उत्तर वैदिक काल के बीच जीवन का सरल रूप ज़्यादा विकसित और जटिल बनता गया। 7वां अध्याय उस चरण को दर्शाता है जब भौतिक जीवन और बौद्धिक जीवन दोनों में हुई प्रगति का एक समन्वित रूप सामने आया। राज्यों के विकास का क्रम आरंभ हुआ और इससे संबंधित सैनिक, प्रशासनिक और राजनयिक गतिविधियां आरंभ हुई। दूसरी ओर धर्म और दर्शन के क्षेत्र में नए विचार उत्पन्न हुए। बौद्ध जैन धर्म के रूप में नई विचारधाराएं उत्पन्न हुई, जिनका प्रभाव भारत में नहीं विदेशों पर भी पड़ा। इस बौद्धिक विकास के संबंध में आप 8वें अध्याय में पढ़ेंगे। आपको शायद ये पता नहीं हो रहा है, इस चरण में बिहार का क्षेत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बना। विश्व के प्रथम गणराज्य की और भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना बिहार में हुई। इसी तरह बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति का केंद्र भी बिहार ही था। अध्याय 9 में आप मौर्य साम्राज्य का इतिहास पढ़ेंगे। विशेषकर अशोक महान की उपलब्धि से आप परिचित होंगे, जिसने पहली बार एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की और भारत के पड़ोसी राज्यों मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। आगे चलकर इन्हीं संबंधों से भारत के सांस्कृतिक प्रभाव का विदेशों में विस्तार हुआ। 10वां अध्याय मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनैतिक स्थिति को दर्शाता है। विशाल साम्राज्य के स्थान पर अब छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य भारत में स्थापित हुए। इनमें कुछ ऐसे भी राज्य थे जिनकी स्थापना विदेशी मूल के शासकों ने की थी। इसके फलस्वरूप सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया और समृद्धि हुई। इसी काल में दक्षिण भारत में भी सभ्यता के विकास के साक्ष्य हमें मिलते हैं। 11वां अध्याय सुदूर क्षेत्रों में भारत के प्रभाव के विस्तार के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए सहायक है। आप ये जान सकेंगे कि किस प्रकार बौद्ध धर्म और उसके प्रभावाधीन कला और शिल्प के क्षेत्र में नई परंपराओं का विकास हुआ। 12वें और 13वें अध्याय में आप भारत में होने वाले राजनैतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे, जबकि अंतिम अध्याय में आप कुछ प्रमुख इतिहासकारों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बच्चों, उपयुक्त उदाहरणों से आपको ये अनुमान हुआ होगा कि इतिहास का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण और उपयोगी है। आपने देखा होगा कि मानव समाज के विकास का क्रम एक लंबे समय तक फैला है। इसमें उत्थान पतन दोनों बारी बारी से प्रस्तुत होते हैं और इसके पीछे अनेक कारण होते हैं। इतिहास में हमें उन कारणों का बोध कराता है और तभी हम अपने अतीत को जान पाते हैं। अतीत की जानकारी हमें अपने वर्तमान और भविष्य की बेहतर बनाने में सहायता प्रदान करती है। यही कारण है कि इतिहास को समझना हमारे लिए आवश्यक और अनिवार्य भी है। तो इस अध्याय में हम ये जाने हैं कि किस अध्याय में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो ये सीरीज लगातार चलती रहेगी, तो आप ये ज़रूर देखें और लोगों और अपने हित मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे वो भी आपके साथ पढ़ाई कर सकें। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आज से ही और एक नई सीरीज NCERT की भी शुरू होने जा रही है, तो आप उसे भी ज़रूर देखेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हम मिलेंगे आप अगले अध्याय में, तब तक के लिए नमस्कार।